T20 वर्ल्ड कप में इस बार अगर हम बात करें तो 8 एशियाई टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं और लगातार जब भी एशियाई टीम्स कोई बड़ा इवेंट खेलती है, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो या फिर T20 वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो, सब चीज़ें ओवरऑल एज एन एसोसिएट फैंस अगर आप देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, हम सब यही सोचते हैं, आप भी हम भी, कि फुल मेंबर्स के खिलाफ थोड़ी अच्छे मैचेस में माफ कीजिएगा, अच्छा कंपटीशन देने में कामयाब रहे या फुल मेंबर्स को वो मात दे दे। कभी इस बारे में बात नहीं होती कि नहीं इस बार एशियाई टीम जो है वर्ल्ड कप जीत कर लाए, बिल्कुल एशियाई टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत कर लाए या एशियाई टीम T20 वर्ल्ड कप में गई है। कभी ये बात नहीं होती कि हाँ इस एशियाई टीम को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप। आखिर ऐसी बात क्यों नहीं होती? तो इसके पीछे डेफिनेटली कुछ रीजंस हैं और इंपॉर्टेंट है कि आखिर एशियाई टीम्स T20 वर्ल्ड कप, हम T20 की बात करते हैं कि यही वो फेस है जहां पर हमें कई सारे अपसेट्स अब तक देखने को मिल भी चुके हैं। अगर आप इस फॉर्मेट की बात करें तो एशियाई टीम्स T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत पाती, इसके पीछे बहुत सारे सिमिलर रीजन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। उस रीजंस के बारे में आज बात करते हैं और फिर उसके बाद सोचते हैं कि आखिर वो क्या चीजें हैं जो बार बार एशियाई टीम्स को रोकती है T20 वर्ल्ड कप में, उस T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को जीतने के लिए अगर हम बात करें। एंड सबसे पहले शुरुआत करें कुछ बेसिक पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जरूर देखिए, पहला पॉइंट जो है वो है लेस मैचेस अगेंस्ट बेटर टीम्स, यानी कि जो मजबूत टीमें हैं, फुल मेंबर्स की जो टीमें हैं, स्ट्रॉन्ग टीमें, उनके खिलाफ सालाना एसोसिएट टीम कभी मैच खेलती नहीं है। अगर आप देखेंगे जो ऊपर की टॉप टीमें हैं, 7-8 टीमें हैं, वो आपस में पूरे साल क्रिकेट खेलती हैं, जबरदस्त मैचेस खेलते हैं, लेकिन सेम एसोसिएट जो है वो कहीं नहीं खेलता। इन टीमों से, जैसी स्ट्रॉन्ग टीमों से पूरे साल में आपको नज़ारत ही मिलेंगे, शायद इक्का दुक्का कोई मैच खेलता हुआ मिल जाए, इसके उससे ज़्यादा कभी नहीं होता। तो ये एक पॉइंट ये है कि जो मैचेस हैं वो उनके बिग टफ ओपोनेंट्स के खिलाफ उन एसोसिएट को नहीं मिलते, जो कि एक ये बड़ी वजह बन जाती है कि क्यों एसोसिएट वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। बिल्कुल, उसी से जुड़ा हुआ है अगला पॉइंट, वो है क्वालिटी एक्सपोजर का गैप। जी हाँ, दूसरे पॉइंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो वो अब देखिए, जैसे कि आपने बताया कि बड़ी बड़ी टीमों से जो है मैचेस सालाना खेलने को नहीं मिलते हैं, और कोई नॉर्मल बाइट्रेस वगैरह होती है किसी अपने ही लेवल के एशियाई टीमों से, या शायद अपने से भी लोअर लेवल की, कभी कभी एशियाई टीम, चलिए अपने लेवल की ही मान लीजिए। उसके बाद होता क्या है, अचानक से वो वर्ल्ड कप में एक नेक्स्ट लेवल, इलाइट लेवल के प्लेयर्स का सामना करना होता है। अब आप मानकर चलिए आप पूरे साल खेल रहे हैं, अपने लेवल की टीमों के प्लेयर्स को, बॉलर्स को फेस कर रहे हैं, बल्लेबाजों के लिए कह रहा हूं। अब वो वर्ल्ड कप में गए, सीधा सामने से बुमराह आ रहे हैं, नॉर्गिया आ रहे हैं, रबाडा आ रहे हैं, उधर से कमिंस आ रहे हैं। ये सोचकर देखिए, इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर आ रहे हैं, या कोई अच्छे स्पिनर्स निकल कर आ रहे हैं अपनी टीमों के, वो आ रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनको फेस करना पड़ेगा। तो कैसे परफॉर्मेंस कर पाएगी? वो उनको खेलते नहीं है, उस लेवल के क्रिकेटर्स को नहीं खेलते, और अचानक से वर्ल्ड कप में इतने इलाइट हाई लेवल के प्लेयर्स आ जाते हैं सामने, तो उनको टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पॉइंट नंबर 2 कहीं ना कहीं बन जाता है। एंड पॉइंट नंबर 3 जरूर, और तीसरा पॉइंट जो है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो काफी कमजोर है एसोसिएट का। अगर हम देखें एज कंपेयर करेंगे, अगर आप फुल मेंबर से, जो ऊपर की 7-8 टीमें हैं टॉप लेवल की, तो उसमें अगर आप डोमेस्टिक देखेंगे तो काफी ज्यादा वास्ट डोमेस्टिक है, काफी अलग डिफरेंट टाइप की डोमेस्टिक है, लंबे चलने वाले डोमेस्टिक है, अच्छी पिचों पे होने वाले डोमेस्टिक मैचेस हैं। अगर आप इंडिया में नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर सईद मुश्ताक है, विजय हजारे, रणजी। इंग्लैंड में अगर आप जाएंगे तो काउंटी है, विटालिटी ब्लास्ट है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएंगे तो बिग बैश आ जाता है, उनका सेफिल शील्ड है। ऐसे ही वगैरह और भी देशों में कई टॉप 7-8 टीमें हैं, उनमें बहुत अच्छे डोमेस्टिक है, लेकिन एसोसिएट में अगर आप आएंगे तो ये हमें नहीं मिलता। पिचेस बहुत ज्यादा हम कहेंगे कि खराब स्तर की होती है, एक ये पॉइंट, या बहुत इनकंसिस्टेंट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर 15-20 दिन का डोमेस्टिक होता है, और इतना लंबा चौड़ा नहीं होता कि 25 दिन 30 दिन तकरीबन का एक डोमेस्टिक हो, ये नहीं होता। कंपिटिटिव हो ये तो और ही नहीं होता, बहुत मुश्किल ही हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है रेस्पेक्टिव फॉर्मेट्स का, वो भी काफी कमजोर है एसोसिएट। बिल्कुल। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो ये आ जाता है, अगर आप देखेंगे कि फाइनेंस और फैसिलिटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एसोसिएट्स में कहीं ना कहीं उसका भी लैक हमें क्लियरली नजर आता है। और अगर आप देखेंगे जो बड़े जो टीम्स होती है उनके पास फिटनेस कोच अलग, डाटा एनालिस्ट अलग, ये कोचेस अलग, वो कोचेस अलग, ये फिटनेस है और ट्रेनिंग अलग, वो नेट्स अलग, तो कई सारी की बेसिक फैसिलिटीज भी उनके पास। लेकिन एसोसिएट लेवल पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में ही, बहुत लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही उन प्लेयर्स को खेलना पड़ता है, टीमों को खेलना पड़ता है। और इतने सब के बावजूद ये एक्सपेक्ट करना कि वो बड़ी इवेंट में जाकर उस इवेंट को जीत कर ले आए, उनके कंपेयर में जो इनसे टॉप फैसिलिटीज, टॉप गेम्स खेलते हैं,
ये अपने आप में एक बेईमानी सा हो जाता है अगर आप ये सोचें कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड पॉइंट नंबर 5, बिल्कुल। और पांचवें पॉइंट की बात करें तो प्लेयर डेप्थ की काफी कमी है। अगर हम देखेंगे प्लेयर की जो डेप्थ है, नीचे तक कितने प्लेयर हैं, ये हमें ऊपर की जो 7-8 टीमें वहां तो दिख जाता है कि 6-7वें नंबर तक के जो ऑलराउंडर आ रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर या बल्लेबाज है, तो वो एक पे डिपेंड नहीं है। अगर कोई इंजर्ड हुआ तो उनकी जगह पे जो रिप्लेसमेंट आए वो खुद में खतरनाक है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो ये हमें बड़े बड़े टीमों में देखने में मिल जाता है फुल मेंबर की, लेकिन एसोसिएट में 1-2 स्टार पर ही टीम निर्भर करती है। ऊपर के, वो भी ऊपर के बल्लेबाज हैं। आप स्कॉटलैंड को देख ले, मनसे हैं, आपके मैकम्यूलन जो उनके, जी हाँ, वो भी ऊपर ही आते हैं। तो इसी तरीके से और टीमों में भी है जो ऊपर। आप देखिए मनसे, ब्रैंडन मैकमिलन, रिची वेलिंगटन, ये जैसे प्लेयर अगर जल्दी आपने निपटा दिए तो स्कॉटलैंड 10 में से 8 गेमों में स्ट्रगल करता ही करता है, क्योंकि उस लेवल के स्ट्रॉन्ग प्लेयर फिर नहीं आ पाते। ऐसे दूसरी टीमों में भी है, 2-3 प्लेयर से कहीं ना कहीं वो है कि स्टार प्लेयर है, अगर ये चले तो ही मैच कंप्लीटिव होगा, अगर ये आउट हो गए तो मैच शायद वही बोरिंग एक तरफा हो जाएगा कि बस जल्दी टाइम हो खत्म हो जाए। वाकई में तो ये हमें बहुत देखने को मिलता है, ये चीज की प्लेयर का डेप्थनेस नहीं नजर आता एसोसिएट में। अगर हम देखें, ये भी बैकअप क्वालिटी, बैकअप क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक और पॉइंट जोड़ देती है कि क्यों एसोसिएट वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। जी, और उसका सीधा कनेक्शन जाता है पॉइंट नंबर 3 से, जो एन ने समझाया था डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। अगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बेहतर हो, कंपेटिटिव हो, सेटअप स्ट्रांग हो, तो वहां से आपके लिए अच्छे निकल सकते। देखिए, उठाकर अपने पुल में रख लेना। देखो 30 प्लेयर है तो सही, हमारे पास ये 30 प्लेयर का पुल है, वो रख लेना, वो तो हर कोई कर सकता है। कितने स्ट्रांग है, कितने कंपेटिटिव है, कितने टक्कर देने लायक है, वो मैचेस में पता चलता है। और वो मैचेस में हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा 19-20 का फर्क हो जाता है। उसके बाद अगले यहाँ पर अगर पॉइंट की यहाँ पर बात करें, वो है प्रेशर हैंडलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप जब दूसरी टीमों को देखें, जो फुल मेंबर्स वगैरह आती हैं, वो एक तो पूरे साल ही कितने सारे बड़े बड़े टफ मैचेस तो वो खेलते हैं, लेकिन साथ साथ में उनके पास कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप एशिया को देखें तो एशिया कप भी खेलते हैं वो, उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हैं, और टेस्ट में भी WTC का एक अलग प्रेशर रहता है। हम उसकी बात कर रहे हैं इवेंट के प्रेशर की, यहाँ सिर्फ फॉर्मेट नहीं है, इवेंट तो वो इवेंट कोई भी हो सकता है, टेस्ट का हो, ओडीआई का हो, या एशिया कप वगैरह हो। तो वो वहां पर लगा, कई सारे प्लेयर्स उनके होते हैं जो T20 वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस लेते रहते हैं, लेकिन एसोसिएट्स में ये इसकी बहुत ज्यादा लैक होती है। एसोसिएट्स को इतने प्रेशराइज गेम खेलने को आदी होते नहीं है पूरे। अब आप सोचिए 2024 T20 वर्ल्ड कप से 2026 T20 वर्ल्ड कप के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं, आप 5 हाईली प्रेशराइज्ड गेम बता दीजिए एसोसिएट्स के। आपको सोचना पड़ेगा भाई प्रेशराइज्ड गेम कौन से थे उस लेवल के, जिस लेवल का प्रेशर वर्ल्ड कप में होता है। आप एक भी नहीं गिना पाएंगे, शायद एक आध गिना दे बस, उसके अलावा वो हो सकते हैं। अगर एशिया कप के चक्कर में ट्राई सीरीज खेली थी और नेपाल ने जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले थे, बस यही कुछ आध मैचेस होंगे, वो भी ये कब हुए अब पता नहीं, अगली सीरीज कब हो, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा था तो वो प्रिपरेशन एशिया कप ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टीमें भी वो दूसरी भेजने लग जाते हैं, बस यही है। हाँ, ये भी बात है टीमों में। आप नेपाल की टीम उठाकर देख लीजिए, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वो अपोजिशन, वो टफनेस जो आप कह रहे हैं कि वो जो एक टफनेस होती है एक इवेंट में जाने की, इवेंट पे टीमें अलग हो जाती है, जिससे आप बायलैटरल में रोजमर्रा अगर आप खेल रहे हैं सालाना एक बायलैटरल, उसकी टीम वो अलग भेज डालते हैं, क्योंकि इवेंट पे वो टफनेस और टीम अलग ही होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बायलैटरल के खिलाफ खेल रहे हैं उसमें प्लेयर कौन कौन से हैं, बड़े प्लेयर कितने हैं, कितनी टफनेस है, और जब आप इवेंट में खेलेंगे वहां से आपको डबल प्रेशर मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनकर निकल कर आ जाता है कि उस तरह की प्रेशर हैंडलिंग का जो एक्सपीरियंस है वो एसोसिएट्स में कम होता है, और जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला हो शायद वो अगले वर्ल्ड कप में ना हो, या फिर अगर वो हो तो उसमें से 4-5 और छट जाए, फिर 4-5 और नए लड़के आ जाए, क्योंकि अब एक प्लेयर के दम पे या 2 प्लेयर के दम पे तो आप वर्ल्ड कप जैसा इवेंट नहीं जीत सकते ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रूशियल फैक्टर और यहाँ पर आ जाता है, वो क्या? जरूर, वो है टूर्नामेंट का फॉर्मेट। आईसीसी जिस तरीके के फॉर्मेट रखता है वो बहुत छोटे हैं, बहुत ज्यादा छोटे फॉर्मेट हैं। ग्रुप में बांटकर 4-5 की टीमों को अलग अलग कर उसमें एसोसिएट के पास बहुत लेस मौका रहता है। अगर बिल्कुल सही, अगर एक आध अगर वो गलती कर बैठे तो कुछ भी नहीं, गुंजाइश ही नहीं है कि जैसे अभी हमने आपसे कहा कि जब वो इस टूर्नामेंट जाते तो प्रेशर हैंडलिंग करना बहुत दिक्कत होता है। अब मानकर चलिए वो इस लेवल के प्लेयर्स खेले नहीं होते, उन्होंने 1 मैच खेला, 2 मैच खेला, तब तक वो समझे कि हाँ हमें अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि इस प्रेशर में खेलना है, तो बॉल कितने स्पीड से आएगी। अब हम तीसरे मैच में तैयार है। क्या तैयार है? शुरू के 2 मैच हार गए, आप ऑलरेडी बाहर हो चुके, आप बताइए। आप तब तक वो बाहर हो जाते हैं जब तक उन्हें थोड़ा बहुत प्रेशर का अनुमान होता है। तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से ग्रुप्स बांटे जाते हैं या मैचेस, जैसे ही टीमें आती हैं, ग्रुप निकलते हैं, हम देखते हैं धड़ाम से 3 या 4 मैच मिल रहे हैं। अब 3-4 मैच में आप
पूरे साल नहीं खेलने वाली टीम को कहेंगे कि आप वर्ल्ड कप लेकर आओ, जी हाँ। जो टीम इन अपोनेंट्स के खिलाफ खेलती भी नहीं है सामान्य। बिल्कुल। तो ये बहुत ज्यादा जाती है उन एसोसिएट टीमों के खिलाफ कि क्या ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। तो ये एक और पॉइंट उसमें जुड़ जाता है कि एसोसिएट टीम क्यों वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। आईसीसी के फॉर्मेट ही बहुत ज्यादा पेचीदा है। बिल्कुल, वो आईसीसी पूरी कोशिश करता है कि सारे एसोसिएट्स की छटाई जितनी जल्दी हम कर सकें बाहर निकालें, उतनी जल्दी हो जाए। वो ग्रुप भी ऐसे सेट करते हैं कि गुंजाइश नहीं होती। आप देखिए आयरलैंड जिम्बाब्वे को, इस बार की बात कर रहा हूँ, आयरलैंड जिम्बाब्वे को उन्होंने उस ग्रुप में डाला जहां सिर्फ एक ही एसोसिएट टीम है, जहां कंफर्म है कि हाँ एक तो वो निकल ही जाएगी आराम से। देर से पहले अगर हम बात करें तो बहुत चालाकी से ग्रुप भी सेटअप किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें समझ में आते हैं। ये 7 पॉइंट्स जो है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कभी उठता ही नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप आखिर एसोसिएट टीम्स क्यों नहीं जीत पाती या आगे भी क्यों नहीं जीतेंगी। जी हाँ, यही आगे भी यही रहेगा। ये जवाब यानी कि आज के लिए है, कभी 10 साल बाद आप वीडियो सुनेंगे आपको नया ही लगेगा क्योंकि आगे भी यही होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप एसोसिएट टीम जीत कर आ जाए ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ऐसा यहाँ पर लगता है। और यही रीजन हमें समझ में आता है। आपको क्या लगते हैं इन 7 पॉइंटों में अगर आपको कोई 3 सबसे ज्यादा वैलिडेबल रीजन आपको उठाने हो तो आप कौन से उठाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को प्लीज आप शेयर करिए, इंफॉर्मेटिव जरूर है। आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स वगैरह में, फ्रेंड सर्कल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए डेली क्रिकेट के साथ।